हेलो, गुड इवनिंग। आप सबों का पुनः एक बार स्वागत है आज इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंच पर। और आज का दिन भी पुनः हम लोग हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। और आज के दिन की खासियत यह होगी कि आज एक समस्या का निदान किया जाएगा और वह होगा कि हमें वर्ष को कैसे याद किया जाए। और आज लिंक के मेथड से इस ट्रिक को देखेंगे कि वर्ष को कैसे याद रखा जा सकता है, घटनाओं को आपस में कैसे लिंक किया जाएगा। तो आज का स्पेशल क्लास, ऐसा क्लास आज जो आज क्लास देख लिया उसे वर्ष याद रखने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो चले आज का दिन प्रारंभ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। तो कल 1 मई था, तो 1 मई के दिन हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है पोलियो। तो आज कल के दिन की जो प्रमुख घटना है पोलियो, ये इसलिए इसे शामिल किया गया है कि 1 मई को ही याद रखेंगे आप 1956 में 1 मई के दिन ही पोलियो का जो वैक्सीन तैयार किया गया था वह आम नागरिकों के लिए इसे उपलब्ध किया गया था। तो केवल हमें यह सीखना यहां से क्या होगा, तो पोलियो के बहाने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा सवाल होता है कि सर आप हिस्ट्री ऑफ द डे के सहारे क्या फायदा उठाया जा सकता है। तो आज मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ द डे को शामिल करने का मुख्य मकसद क्या होता है कि हमें एक टॉपिक मिल जाता है और इसी टॉपिक के बहाने केवल उन घटनाओं के पास पहुंचना है जिन घटनाओं से परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। तो जैसे 1 मई को वैक्सीन उपलब्ध कराएगी 1956 में महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें केवल पोलियो पर फोकस करना है। और पोलियो के सहारे क्या जीके निकलता है, तो सबसे पहला पोलियो एक विषाणु से होने वाला रोग है, एक जीके। दूसरा यह संदूषित भोजन प्लस जल, याद रखेंगे संदूषित, यही वर्ड आपके ऑप्शन में एग्जाम में रहेगा। संदूषित का मतलब होता है पोल्यूटेड, गंदा, अर्थात संदूषित भोजन और जल ग्रहण करने से पोलियो होता है। तीसरा सवाल इससे बनता है कि पोलियो में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो याद रखेंगे CNS शॉर्ट में इसे लिखा जाता है। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी को आप कह सकते हैं केंद्रीय, CNS को कहा जा सकता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अर्थात पोलियो में शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो विषाणु से होने वाला एक रोग है। और जो 2 सवाल यहां से और इंपॉर्टेंट निकल जाता है, इसके वैक्सीन को लेकर परीक्षा में पूछा जाता है कि पोलियो का वैक्सीन किसने तैयार किया, तो यहां याद रखेंगे एक नाम आता है जॉन सोल्क। तो जॉन सोल्क ने पोलियो का वैक्सीन खोजा था। यहां एक सवाल आपके लिए बन जाता है, आप बताएंगे कमेंट करके कि एक पोलियो जो आज ड्रॉप के रूप में बच्चों को दिया जाता है, उस पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, आपको आज जवाब इसी का बताना है, पोलियो ड्रॉप के बारे में। दूसरी घटना है कि डाक टिकट, अर्थात 1 मई को याद रखेंगे 1840, वर्ष इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 मई को 1840 में ही यूके के द्वारा पहला चिपकाने वाला डाक टिकट जारी किया गया था। तो सीखना यह है कि डाक टिकट से 2 सवाल सीख लेंगे। एक तो कि भारत में डाक विभाग या डाक व्यवस्था लिख लेना से, भारत में डाक या तार व्यवस्था की शुरुआत जो किया गया था यह डलहौजी के समय किया गया था। और दूसरा एक सवाल पूछता है कि वह ऐसा कौन सा देश है जिसके डाक टिकट पर उस देश का नाम अंकित नहीं है, किस देश के डाक टिकट पर उस देश का नाम अंकित नहीं है, तो यह आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के डाक टिकट पर उस देश का नाम अंकित नहीं है। आगे रमसिंघे प्रेमदासा, ये श्रीलंका के तीसरे राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के तीसरे राष्ट्रपति है। और ये इनका कार्यकाल 1989 से 1992 तक था। इनसे याद रखने वाली घटना यह हो जाती है कि प्रेमदासा स्टेडियम जो कि
श्रीलंका में पड़ता है। तो इसे शामिल करने का मुख्य मकसद यह है कि वर्तमान में श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर दो भाइयों का शासन है। आप कमेंट करके बताएंगे कि श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति और श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम कमेंट करके बताएं। और दूसरा कि पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को, उस ड्रॉप के खोजकर्ता का नाम कमेंट करके बताया। कुछ गुड इवनिंग श्री रीता कुमारी, जय हिंद। अभी तक जवाब नहीं मिला है कि पोलियो की पिलाई जाने वाली ड्रॉप के खोजकर्ता और श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यह ऐसा यूनिक सवाल है कि इन दोनों ही पदों पर दो भाइयों का शासनकाल है अभी फिलहाल। और पोलैंड के बाद यह श्रीलंका दूसरा ऐसा देश बना विश्व का जिसने ऐसी व्यवस्था है कि दो भाइयों का शासन चल रहा है अभी। चलिए तब तक आप लोग जवाब दे, तब तक क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो रणसिंघे प्रेमदासा जो श्रीलंका के तीसरे राष्ट्रपति रहे 1989 से और 1989 से 1993 तक 4 इयर्स तक रहे थे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारे परीक्षाओं में भी वर्तमान में सवाल पूछा जा रहा है करंट अफेयर के तौर पर। नेक्स्ट है 1 मई के दिन रामकृष्ण मिशन लिखा है यहाँ पर, साल होगा 1897। बहुत सारे किताब में 1896 भी देता है, आप इसे 1897 ही याद रखेंगे। तो रामकृष्ण मिशन पर सवाल बनता है, विवेकानंद जिनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, उन्हीं की याद में विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में ही एक मठ है, बेलूर मठ। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ है। नेक्स्ट 1 मई के दिन ही 1972 में एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। 1 मई को 1972 में भारत की कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1972 वही साल है जब याद होगा तो बांग्लादेश के निर्माण के जस्ट बाद 1972 में एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगली घटना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो 1 मई को मनाई जाती है। इसके पीछे यह साल याद रखेंगे 1886 का साल होगा। लिंक कैसे किया जाए तो एक साल पहले जाएंगे तो 1885 कांग्रेस की स्थापना का वर्ष मिलेगा। तो कांग्रेस की स्थापना के ठीक अगले ही साल याद रखेंगे अमेरिका का एक मार्केट है शिकागो में, एक मार्केट था, उसी मार्केट में काम करने का उस वक्त मजदूरों का काम करने का घंटा 12 घंटा होता था और सारे मजदूर इसी बात का विरोध कर रहे थे कि नहीं, काम करने का जो घंटा होना चाहिए वह 8 घंटा होना चाहिए। और इसी बात को लेकर जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उसी बीच एक बम ब्लास्ट हुआ। अब बम ब्लास्ट किसके द्वारा किया गया इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए। और इसी याद में 1 मई को चूंकि यह घटना हुई थी इसलिए 1 मई को प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ एक और घटना का जिक्र महत्वपूर्ण होगा, वह होगा 1923। भारत में मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वह 1923 से 1923 से भारत में मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 1 मई की अंतिम घटना है गुजरात और महाराष्ट्र दिवस, चूंकि 1960 में साल याद रखेंगे 1960 1960 में 1 मई को ही एक उस वक्त का प्रांत हुआ करता था बॉम्बे। उसी बॉम्बे प्रांत को 2 भागों में बांट दिया गया और कहा गया कि मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती के लिए गुजरात हो जाएगा। तो बॉम्बे प्रांत को ही अलग करके 2 नया राज्य बनाया गया, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। और इस प्रकार से याद रखेंगे कि उस वक्त गुजरात भारत में शामिल होने वाला
15वां राज्य था। इसलिए क्योंकि 1956 में एक अधिनियम लाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और 1956 के अधिनियम के पश्चात, जिसे हम लोग भाग 1 में भी पढ़ेंगे, भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 के अधिनियम के पश्चात। और इसी के 4 साल बाद, याद रखेंगे, 1960 में 1 मई के दिन बॉम्बे प्रांत को 2 भागों में बांट दिया गया, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। इस प्रकार से गुजरात भारत का 15वां राज्य बना। 1 मई की प्रमुख घटना, शायद अब तक कुछ आंसर आप लोग का आया होगा। एक पोलियो का वैक्सीन और दूसरा श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर के, शायद अब तक आंसर किसी का नहीं आया। चलिए आज की घटना, 2 मई की घटना देखी जाए तो सबसे ऊपर है लियोनार्डो दा विंची। इनके ऊपर विशेष चर्चा की जाएगी, पहले नीचे देख लिया जाए। सत्यजीत राय 1921 जब मोपला विद्रोह का भी वर्ष 1921 है, तो 1921 में 2 मई के दिन सत्यजीत राय का, याद रखेंगे, जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण घटना यह है कि इनकी एक मूवी थी पाथेर पंचाली। तो प्राय परीक्षा में पूछता है कि पाथेर पंचाली नामक मूवी एक बांग्ला मूवी थी, किसके द्वारा बनाई गई है? तो सत्यजीत राय के द्वारा 1992 में, याद रखेंगे। 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी अप्रैल के महीने में, और ऐसा कहा जाता है कि 92 में ही इन्हें 2 पुरस्कारों से नवाजा गया था, एक भारत रत्न और दूसरा ऑस्कर पुरस्कार। तो ये सवाल पूछे कि सत्यजीत राय को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1992 में। शायद कुछ कमेंट आया है आप लोग का। सत्यम अंजलि का आंसर आ गया है राष्ट्रपति, ठीक है। रुक्मणी का श्रीलंका का पीएम और राष्ट्रपति, ठीक है। दलाई लामा जी कर रहे पोलियो का वैक्सीन बता रहे हैं आप लोग। चलिए वीडियो को हो सके तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। दलाई लामा जी आपका भी आंसर सही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर के आपका आंसर सही आ रहा है, बट पोलियो के वैक्सीन के ऊपर आपका आंसर, चूंकि यहाँ लिखा गया है जॉन सोल्क ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो ऑटोमेटिक ये सवाल जॉन सोल्क पर नहीं होगा। अमन जायसवाल का मुद्दा है 1907 में सूरत में आईएनसी का। आगे हम लोग इसी मुद्दे के ऊपर अमन बात करेंगे। अभी पहले हिस्ट्री ऑफ द डे देख लिया जाए। आपका सवाल है ध्यान में मुझे। चलिए आगे। तो सत्यजीत राय 1921 में 2 मई के दिन इनका जन्म, याद रखेंगे, और 1992 में ही इन्हें भारत रत्न दिया गया, और 1992 में ही इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। भले ही यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में दिया गया था। और जब यह पुरस्कार दिया गया था तो उस वक्त सत्यजीत राय हॉस्पिटल में भर्ती थे, और उसी हॉस्पिटल में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। उसी हॉस्पिटल से उन्होंने इस पुरस्कार को लेकर लाइव स्पीच भी दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि इस पुरस्कार से वो काफी खुश थे। लेकिन 24 दिनों के बाद, मात्र 24 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु का साल भी 1992 होगा। यहाँ प्रेमदासा जी देखेंगे तो 93 तक राष्ट्रपति रहे हैं, और 92 में सत्यजीत राय की मृत्यु, अर्थात 92 सत्यजीत राय के लिए 3 घटनाओं के लिए प्रसिद्ध। एक, इन्हें भारत रत्न मिलेगा, दूसरा ऑस्कर, और तीसरा इनकी मृत्यु हो जाएगी अप्रैल महीने में। नेक्स्ट 2 मई अर्थात आज अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस भी है। यह अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 1973 से जैसे ही साल आए तो उस साल में कोई भी एक महत्वपूर्ण घटना आप याद कर लेंगे कि अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जैसे ही बोला जाता है तो 1973 अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट और महिलाओं का वर्ल्ड कप क्रिकेट याद रखेंगे। तो 1973 से यह अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य मकसद यह होता है कि लोगों के प्रति, लोगों को खगोल विज्ञान से परिचय करवाना और उनमें खगोल विज्ञान को लेकर एक जिज्ञासा पैदा करना। तो यहां से जी के निकलेगा कि खगोल विज्ञान को ही यहां से 2 वर्ड निकलता है, तो इंग्लिश में थोड़ा देख लिया जाए तो एक वर्ड निकलता है एस्ट्रोनॉमी और एक निकलता है एस्ट्रोलॉजी।
एस्ट्रोनॉमी का ही हिंदी होता है खगोल विज्ञान, और जो एस्ट्रोलॉजी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान। तो खगोल विज्ञान में आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, और यदि एस्ट्रोलॉजी देखा जाए तो ज्योतिष विज्ञान में उन खगोलीय पिंडों का मनुष्य या हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसी की जानकारी इस विज्ञान के तहत ली जाती है। और आज अर्थात 2 मई की जो अंतिम घटना है वह है CSO, इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी कहा जाता है। इसमें काफी बदलाव हो चुका है अब तक, तो इसे इकोनॉमिक्स के क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो 1950 याद रखिए, 1951 में 2 मई के दिन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य मकसद था कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करना। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करना इसका मुख्य कार्य था, किंतु वर्तमान में सरकार के द्वारा इसमें काफी बदलाव किया जा चुका है। तो 2 मई के सहारे हमने सत्यजीत राय, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस और CSO को समझा, और 1 मई के सहारे पोलियो डाक टिकट, रमसिंघे प्रेमदासा, रामकृष्ण मिशन, कोयला खान का राष्ट्रीयकरण, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस और गुजरात और महाराष्ट्र के बनने की चर्चा की। आपका सवाल अभी भी वही है कि पोलियो के जो वैक्सीन दिया जाता है, आज ड्रॉप पिलाया जाता है बच्चों को, उस ड्रॉप के खोजकर्ता का नाम, और श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर 2 भाई बैठे हुए हैं। यदि यह बता सकते हो कि छोटा या बड़ा भाई किस पोस्ट पर है तो सर कमेंट करके बताया। अब यहाँ लियोनार्डो दा विंची को छोड़ा गया है, और यही हमारा टॉपिक आज मुख्य मुद्दा होगा। इसी के सहारे हम यह देखेंगे कि कैसे हमारा लिंक मेथड, कि ईयर को या घटनाओं को कैसे याद रखा जाए, आज इन्हीं लियोनार्डो दा विंची के सहारे सीखा जाएगा। क्यों कि इन्हें माना जाता है कि यह बहुत ही अलौकिक ज्ञानी थे, क्योंकि ये एक हाथ से यदि लिखते थे तो दूसरे हाथ से चित्रकारी भी कर सकते थे। यह दिमाग से, मस्तिष्क से ठीक उसी वक्त कुछ सोच भी सकते थे। तो काफी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, इन्हीं के ऊपर चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ किसी का कमेंट अब तक आया हो तो देख ले। बिल्कुल सही है, दलाई लामा ओरल वैक्सीन। अमन कुमार चौरसिया, नेट बहुत स्लो चल रहा है। चलिए, अंजलि चौबे का भी आंसर सही है, नेट स्लो चल रहा है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि नेट का क्या कुछ समस्या है आप लोगों के लिए लग रहा है। पोलियो का जवाब आप लोग का बिल्कुल सही है, दलाई लामा और अंजलि का, कि जो ओरल वैक्सीन याद रखेंगे आप लोग, जो दवा पिलाई जाती है इसके खोजकर्ता साबिन है, SABIN, साबिन याद रखें, या फिर साबिन ऐसे। तो यदि आपसे ओरल वैक्सीन पूछे तो साबिन करना है, नहीं तो फिर जॉन सोल्फ तो आपको याद है। सीधा सवाल पूछे कि पोलियो के वैक्सीन को किसने खोजा, तो जॉन सोल्फ ने खोजा, बस इतना याद रखिए आप। चलिए आगे चलते हैं, लियोनार्डो दा विंची के ऊपर कुछ घटनाओं को देखते हैं। तो लियोनार्डो दा विंची का, अब यहां थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, साल को देखें कैसे घटनाओं को लिंक किया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दें। यहां लियोनार्डो दा विंची के ऊपर एक जन्म और एक मृत्यु का साल लिखा जा रहा है। तो जन्म जो हुआ था इनका 1452 और 1519 और 1452। अब इन दोनों सालों को आप ध्यान से देख लेंगे कि लियोनार्डो दा विंची का चूंकि 1519 में आज के दिन 2 मई के दिन देहांत हुआ था, तो आज इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही, याद रखिए आप। और कुछ दिन पहले ही अप्रैल महीने में ही इनकी जयंती मनाई गई थी। तो अब घटना 15 अप्रैल को जन्म हुआ था और 2 मई को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब 2 साल हमारे सामने लिखा हुआ है 1452 और 1590। अब
इस 1451 में यहां पे ध्यान रखेंगे तो यहां से एक साल पीछे आ जाए। अब यहां पे एक साल पीछे आएंगे तो 1451 और यहां 2 साल पीछे आएंगे तो 1517, यानी जन्म से 1 साल पहले और मृत्यु से 2 साल पहले, तो साल मिलता है 1451 और 1517। अब याद नहीं आ रहा होगा तो अब याद आ जाएगा कि उस वक्त दिल्ली में शासन किसी का चल रहा था और किस वंश का, तो एक वंश का तो नाम सुना ही होगा आपने, लोधी वंश। और माना जाता है कि लोधी वंश का शासनकाल है 1451 से 1526, पानीपत की पहली लड़ाई तक। 1451 से 1526 लोधी वंश, और इन्हें भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला अफगानी वंश माना जाता है। तो ये अफगानी थे, इनके पहले वाले जितने भी थे वो सारे तुर्की थे। यही से हमारा लिंक तैयार होगा, अर्थात लोधी वंश की स्थापना हुई 1451 में। तो आप यूं कह सकते हैं कि लोधी वंश की स्थापना के 1 साल बाद लियोनार्डो दा विंची का जन्म, और यहां पे देखा जाए तो 1517 में एक शासक, तो लोधी वंश के 3 शासक हुए। सबसे पहला बहलोल लोधी, दूसरा जो सबसे मजबूत था सिकंदर लोधी, और तीसरा जो बाबर से हारा था इब्राहिम लोधी। तो बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम लोधी। अब यही से कनेक्शन स्टार्ट होगी। बहलोल लोधी अर्थात लोधी वंश का संस्थापक कौन? बहलोल लोधी। पहला अफगानी शासक कौन? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी का शासन स्टार्ट कब होगा? तो आपका दिखाई पड़ गया होगा कि बहलोल लोधी के गद्दी पर बैठने के ठीक अगले साल लियोनार्डो दा विंची का जन्म होता है। अब 1517 लिखा गया, इसका मतलब यह था कि यह सिकंदर के जाने और इब्राहिम लोधी के आने का साल होगा, और यहीं से इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठेगा। इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी कब तक रहेगा? तो स्पष्ट है कि 1526 अर्थात यहां से 1526 तक यह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। तो करेक्शन पुनः देख ले एक बार। बहलोल लोधी के गद्दी पर बैठने के अगले साल 1452 में विंची का जन्म, और इब्राहिम लोधी के गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो रही है। तो एक बहलोल लोधी तो आ गया और इब्राहिम लोधी मिल चुका है। अब बचा सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी इसी बीच में आएगा। तो यहां से एक केवल साल याद हो जाए तो याद कर लेंगे 1489। 1489 का घटना यदि याद ना हो तो आप इसके 2 साल पहले आ जाएं। 1487 पढ़ा होगा। केप ऑफ गुड होप जो खोजा गया था किसके द्वारा? तो बार्थो लेम्यू डियाज के द्वारा। तो बार्थो लेम्यू डियाज के द्वारा जो केप ऑफ गुड होप हो जाएगा उसके 2 साल बाद याद रखें, या फिर इसके गद्दी पर बैठने के 2 साल पहले इसकी खोज याद रखें आप। अब 14 अर्थात 51 से लेकर 1451 1451 से लेकर 1489 तक कौन रहेगा? तो बहलोल लोधी का शासनकाल हुआ। 1489 से लेकर 1517 पूछे आपसे किसका रहेगा? तो यह सिकंदर लोधी का रहेगा। और 1517 से 1526 पूछे यह किसका होगा? तो यह इब्राहिम लोधी का शासनकाल होगा। और यहां से यहां पूरा पूछे तो यह लोधी वंश का शासनकाल होता है। अब यही से सवाल बना था हमारा। एक सवाल तो यह हो गया, यदि पूछ दे कि बार्थोलोमेव डियाज ने जब केप ऑफ गुड होप, कुछ कमेंट आप लोगों का शायद आया है। रुक्मणी कुमारी, बड़ा भाई, छोटा भाई, बिल्कुल सही रुक्मणी। 23 अप्रैल सही है। बल्लू कुमार पासवान गुड इवनिंग। रोहित कुमार, आवाज नहीं आ रही है सर जी,
क्या आवाज नहीं जा रहा तो एक बार कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखा जाए। तो 1452 और 1519 के सहारे हम लोग कनेक्शन तैयार कर रहे हैं। तो बहलोल लोदी के गद्दी पर बैठने के अगले साल लियोनार्डो दा विंची का जन्म और इब्राहिम लोदी के गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1451 से 1526 तक यह लोदी वंश का शासनकाल होता है। यह लोदी वंश का शासनकाल हुआ और बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप के खोजने के आप याद रख सकते हैं। 2 साल बाद सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठेगा। तो यह कार्यकाल बहलोल लोदी का, यह कार्यकाल सिकंदर लोदी का और यह कार्यकाल इब्राहिम लोदी का। यदि अब आपसे पूछा जाए कि 1487 में जब केप ऑफ गुड होप खोजा गया तो उस वक्त दिल्ली का शासक कौन होगा? तो स्पष्ट है बहलोल लोदी होगा। उसके बाद यदि पूछ ले कि 1492 में जब अमेरिका की खोज की गई थी उस वक्त दिल्ली का शासक कौन? तो 1492 का मतलब कि 89 से 17 के बीच में आएगा, अर्थात सिकंदर लोदी। और यदि पूछ ले कि 1498 में भारत की खोज के समय, आवाज बिल्कुल साफ आ रहा है, धन्यवाद रवि। राजा कुमार गुड इवनिंग। आनंद जी ठीक है सर, धन्यवाद आप लोग का। रवि राज बाबा सर अब हिस्ट्री नहीं पूछता। रवि राजा साइंस कब से? बहुत जल्द साइंस भी आने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें कि हिस्ट्री नहीं पूछता है। अब आप केवल रेलवे को लेकर बैठ जाए तो नहीं होगा, हमें सारे परीक्षाओं को देखना पड़ता है। तो आपका बहुत जल्द साइंस भी आने वाला है, साइंस में बायो स्टार्ट होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो केप ऑफ गुड होप के वक्त कौन? तो बहलोल लोदी। यदि पूछे कि अमेरिका और भारत की खोज के वक्त पूछता है तो दोनों ही घटना किसके वक्त हो गया? सिकंदर लोदी। और एक सवाल पूछता है कि जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर आया था तो उस वक्त दिल्ली का शासक कौन था? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो 1498 स्पष्ट होगा कि 89 से 17 के बीच पड़ेगा था, ये सिकंदर लोदी आंसर हो जाएगा। और सिकंदर लोदी के द्वारा याद होगा तो 1504 में सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को बसाया था और 2 साल बाद 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ऐसा कुछ लिंकअप तैयार होगा केवल विंची के सहारे। तो इस कनेक्शन को याद रखेंगे। अब दूसरा कनेक्शन, यह कनेक्शन हुआ कि ईयर को कैसे याद रखा जाए। अब दूसरा कि इन्हीं के सारे घटनाओं को कैसे लिंक किया जाए। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तब तक जवाब देकर बताएं आप कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। चल, तो ऐसा कहा गया कि लियोनार्डो दा विंची, और इन्हीं के सहारे हमें जी के निकालना है। एक कभी देखा गया इनके जन्म साल और मरण साल के सहारे कुछ ईयर को लिंक किया गया। अब घटना कैसे लिंक किया जाए, तो अब देखा जाए तो लियोनार्डो दा विंची पर सवाल पूछे किस देश के हैं, तो सवाल का आंसर क्या हो गया? यह इटली के हैं। क्या है विंची साहब? तो याद रखना है मुख्यतः इन्हें चित्रकार ही कहा जाता है, लेकिन यह चित्रकार भी थे, वास्तुकार भी थे और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी इन्होंने की थी। और बहुत सारे डिजाइन बनाया गया, बहुत सारा डिजाइन इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और माना जाता है कि जो कैंची इस्तेमाल करते हैं उस कैंची के खोजकर्ता लियोनार्डो दा विंची है। हेलीकॉप्टर है, पनडुब्बी हो गया, इन सब का जो डिजाइन था उसका डिजाइन विंची के द्वारा तैयार किया गया था। और एक वक्त तो ऐसा था कि सैनिकों के लिए जो आज हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उस मास्क का वितरण भी इनके द्वारा किया गया था, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। तब जी के कैसे कनेक्ट किया जाए उसे देखा जाए।
रवि टाइम कब से कब? 7 से स्टार्ट होता है, मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को। 3 दिन सप्ताह में क्लास आपका चलता है। आगरा बसाया था सिकंदर लोदी, सही है सिकंदर लोदी। दलाई लामा का आंसर बिल्कुल सही है। रवि राजा लाइव कब से, ठीक है। अमन का भी आंसर सही है, अंजलि का भी सही है, सालू का, आनंद का, चलिए एमडी मिनाज, सभी का आंसर सही है। यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है। आगे चलते हैं, अब घटनाओं को लिंक करते हैं, ध्यान से सुने आप। लियोनार्डो दा विंची का संबंध पूछे किस देश से है, तो इटली से। क्या है, तो चित्रकार, मुख्यतः चित्रकार है। वैसे इनको वास्तुकार भी कहा गया है, डिजाइनर भी कहा गया है इन्हें। अब पूछेगा इनकी 2 पेंटिंग आप याद रखेंगे। एक पेंटिंग का नाम मोनालिसा है और एक दूसरी पेंटिंग है जिसका नाम होता है अंतिम भोज। कभी कभी इसी को घुमा के परीक्षा में पूछ लेगा आपसे। तो लास्ट और SUPPER सफर, तो लास्ट का मतलब होता है अंतिम और सफर का मतलब होता है भोज। तो लास्ट सफर नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, तभी आंसर यही होगा। और मोनालिसा पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, तभी यही होगा। एक ट्रिकी सवाल पूछा जाता है आपसे, जवाब दे कि मोनालिसा पेंटिंग की खूबसूरती यह है कि मोनालिसा पेंटिंग के बॉडी में जो पेंटिंग बनाई गई है, इस पेंटिंग के ऊपर इनका हस्ताक्षर है, लियोनार्डो दा विंची का। यदि किसी को पता हो उस पेंटिंग के ऊपर उन्होंने कहां पर हस्ताक्षर किया था, तो बताइए। इस मोनालिसा पेंटिंग की यही खूबसूरती है कि लियोनार्डो दा विंची का हस्ताक्षर कहां पर है। आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रत्यक्ष सवाल यह निकला और यहीं पर एक खोज ऊपर हो गया, कैंची। अब आते हैं, यह प्रत्यक्ष सवाल हुआ। अब लिख किया जाए तो इटली की राजधानी यहां से कनेक्ट कर लिया जाए। तो इटली की राजधानी क्या, रोम। यहीं से कनेक्ट किया जाए कि रोम किस नदी के किनारे है, तो एक जीके निकल जाएगा कि रोम इरावदी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, अब इटली की राजधानी रोम के अंदर एक देश आप पढ़ेंगे, वेटिकन सिटी। अब इस पूछे वेटिकन सिटी कहां है, तो इटली की राजधानी रोम है, उसी रोम के अंदर यह एक देश है, मात्र 1000 की जनसंख्या वाला एक देश है। अब यहां से 2 सवाल पूछता है, एक इधर एक इधर। विश्व का सबसे छोटा देश पूछिए आपसे, चाहे वो क्षेत्रफल में पूछे या आपसे जनसंख्या में पूछे, तो दोनों में ही यह विश्व का सबसे छोटा देश है। पुनः विंची का संबंध इटली से है। इटली की राजधानी रोम जो इरावदी नदी के तट पर स्थित है। रोम के अंदर ही एक देश बसा है, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही मामले में विश्व का सबसे छोटा देश है। आगे घटनाओं को बढ़ाया जाए तो अब इटली से ही कुछ और वैज्ञानिकों को आप याद कर लेंगे। तो इटली से एक वैज्ञानिक जो फेमस आपके लिए होंगे, गैलीलियो। यदि आपसे पूछे कि गैलीलियो का संबंध किस देश से है, तो पुनः आंसर इटली आ जाएगा। यदि बायोलॉजी में बात किया जाए, एक थे गोल्जी साहब, जो कि कोशिका का एक अंग होता है, से गोल्जी बॉडी कहा जाता है। तो गोल्जी कहां के थे वैज्ञानिक, तो वह भी इटली के ही थे। और भी बहुत सारे जी, एक जैसे नाम होगा मार्कोनी साहब, जी मार्कोनी, या बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका संबंध इटली से ही होगा। तो ऐसे हम चाहें तो अन्य वैज्ञानिकों को भी हम इटली से कनेक्ट करके उन्हें अपने नोट्स में कम जगहों पर बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी को कहा जाता है कि लिंक करके घटनाओं को याद रखना। तो आप विंची के सारे लगभग इतने से छोटे से जगह पे हम लोगों ने लगभग 20 से 25 सवाल छुपा हुआ होगा। क्या क्या, विंची का संबंध किस देश से है, तो इटली से है। क्या है, चित्रकार है। कैंची के खोजकर्ता है। मोनालिसा पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, विंची के द्वारा। अंतिम भोज नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, विंची के द्वारा। फिर
कहाँ के? इटली, इटली की राजधानी रोम, रोम से नदी और नदी से फिर यहाँ पर रोम के अंदर सिटी होगा और सबसे छोटा देश होगा। तो ऐसा एक लिंक किया जाए घटनाओं को तो बहुत सारे जीके को कम समय में कम मेहनत से हम याद रख सकते हैं। क्या आपका आंसर आप लोग बताया अब तक कि जो हस्ताक्षर है वो कहाँ किया गया है? वेटिकन सिटी। चल, रुक्मिणी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चले अब आज मुख्य टॉपिक पर चला जाए। आज तो आज का जो मुख्य टॉपिक है तो लिंक के सहारे घटनाओं को कनेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे 1905 1905, फिर थोड़ा गैप ले लेंगे 1906, फिर एक गैप ले लेंगे तो 1907, फिर एक गैप 1908 और एक गैप 1909। और यदि थोड़ा आगे से बढ़ा दिया जाए तो एक और साल 1910। तो आज 1905 हमारे सामने है। क्योंकि आज का जो क्लास है वो बेस्ड इस बात पर है कि इस वर्ष को या घटनाओं को किस प्रकार से लिंक किया जाए कि इतिहास हो या कोई भी विषय हो उसे आसानी से याद रखा जा सके। तो साल लिखा गया 1905, फिर लिखा गया 1906, 7, 8, 9 और 10। अब इनको कैसे कनेक्ट किया जाए? तो 1905 में ऊपर तो घटना प्रारंभ कहां से होगा? तो 1905 में घटना प्रारंभ होगा बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन से 1905 से आप याद रखेंगे और शायद सबको यह याद होगा। अब आपके सामने साल इसलिए लिखा गया है कि हर साल में बहुत सारी घटनाएं होंगी जो इतिहास में पूछी जाएगी। हमें प्रत्येक साल में किसी एक घटना को ही लैंडमार्क घटना बनाना है जिसके सहारे अन्य घटनाओं को लिंक किया जाएगा। तो 1905 बंगाल विभाजन। अब यहां बंगाल विभाजन में 3 तारीख, जब भी बंगाल विभाजन की बात आए तो यहां से याद रखेंगे कि 3 तारीख याद रखेंगे। एक 19 जुलाई, दूसरा 20 जुलाई और तीसरा 16 अक्टूबर। 19 जुलाई, 20 जुलाई और 16 अक्टूबर। 19 जुलाई का मतलब याद रखेंगे, यदि पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई तो 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन भारत सचिव का ठप्पा, अर्थात उस वक्त जो भारत सचिव थे उनके द्वारा इसको मान्यता कब दे दी गई तो 20 जुलाई 1905। और यदि पूछे कि बंगाल विभाजन कब से लागू कर दिया गया तो याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। और इसी बंगाल विभाजन का दूसरा नाम है, बंगाल को बंग कहते हैं और विभाजन को भंग कहते हैं। तो इतना बेसिक सा पॉइंट आप याद रखेंगे कि बंगाल अर्थात बंग और विभाजन को भंग कहा गया। तो बंगाल विभाजन का दूसरा नाम बंग, भंग हो गया। कब किया गया तो 1905 में 19 जुलाई को इसकी घोषणा की गई। 20 जुलाई भारत सचिव का ठप्पा लगा और 16 अक्टूबर को यह प्रभावी हो गया या लागू हो गया। अब यही 20 जुलाई से घटना कनेक्ट करेंगे तो 20 जुलाई के बाद आता है अगस्त, और अगस्त का एक डेट और याद रखना है 7 अगस्त, क्योंकि अगस्त का महीना भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण होगा। असहयोग आंदोलन अगस्त में ही प्रारंभ होगा। देखा जाए तो यदि भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाएगी तो अगस्त में ही होगा। तो जुलाई और यहां पर अगस्त, 7 अगस्त तो याद रखेंगे कि जब
लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा किया गया कि बंगाल को बांटा जाएगा, तो इसी के विरोध में अर्थात कि बंगाल विभाजन बंग भंग के विरोध में एक आंदोलन स्टार्ट किया गया और इसे नाम दिया गया बंग भंग आंदोलन। यदि आपसे पूछे कि बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ तो 1905, यदि डेट पूछ ले तो 7 अगस्त को। और इस बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन करने के खिलाफ में आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इस बंग भंग आंदोलन में 2 बातें कही गई थी, याद रखेंगे। एक स्वदेशी और दूसरा बहिष्कार। तो सवाल पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय वह कौन सा 2 शब्द था जो काफी फेमस हुआ था, तो वह था स्वदेशी और बहिष्कार। इस स्वदेशी का मतलब होता है कि अपने देश में जो भी चीजें बनी हुई है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और बहिष्कार मतलब कि विदेशी वस्तुएं हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे फेंक देंगे, जला देंगे, होलिका दहन करेंगे। और यदि नहीं कर रहे हैं तो आगे आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो स्वदेशी और बहिष्कार रूपी एक आंदोलन छिड़ गया और इसी को एक नया नाम मिला, स्वदेशी आंदोलन। तो 1905 में ही 3 घटना, बंगाल विभाजन या बंग भंग होता है, 20 जुलाई को घोषणा, सचिव का ठप्पा लगता है, 7 अगस्त को बंग भंग आंदोलन जिसका मुख्य वाक्य होगा स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी के तहत भारत में बने हुए सामानों का इस्तेमाल करना ताकि अंग्रेजों की कमर तोड़ी जा सके। और बहिष्कार मतलब कि अंग्रेजों या विदेशियों के सामान का बहिष्कार। यदि सामान हमारे पास है तो उन सामानों को हम जला देंगे, होलिका दहन खेलेंगे। और कहा जाता है कि जिस दिन इसे लागू किया गया तो 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को लोग इतने दुखी थे कि लोगों ने 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया था। जिस दिन बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन को लागू किया गया उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी दिन याद रखेंगे कि 16 अक्टूबर को ही एक यहां से एक सवाल आएगा कि राखी का त्योहार, चूंकि बंगाल विभाजन जो बांटा गया था तो बंगाल विभाजन के बांटने के पीछे एक मुख्य नाम था लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल था 1899 से 1905, 1899 से 1905 तक कर्जन साहब रहे थे भारत में। तो 1905 में 16 अक्टूबर के दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, उस दिन शोक दिवस मनाया गया। दूसरा, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को जो तोड़ने का प्रयास कर्जन के द्वारा किया गया उसे रोका जाए। क्योंकि कर्जन के द्वारा जब बंगाल बांटा गया तो यह कहकर कि बंगाल एक बहुत बड़ा आबादी का प्रदेश है और इस पर शासन करना काफी कठिन है, इसलिए शासन को सुगम बनाने के लिए बंगाल को बांटा जा रहा है। तो यह कुतर्क दिया गया था कर्जन के द्वारा। मुख्य मकसद यह था कि थोड़ा डायग्राम एक देख लेंगे कि उस वक्त जो था, मान लिया जाए यह बंगाल रहा, तो बंगाल को ऐसे 2 भागों में बांट दिया गया था। अब यह लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और यह राइट का पार्ट हो गया। जो लेफ्ट का पार्ट बटा, यह चूंकि पश्चिम में था तो इसका नाम दिया गया वेस्ट बंगाल, और जो दाईं तरफ था इसका नाम दिया गया ईस्ट बंगाल, अर्थात पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल इसे कहा गया। और यह कब कहा गया तो साल याद रखेंगे 1905 की यह घटना है। अब ऐसा विभाजन करने का मुख्य मकसद यह था कि उस वक्त पूरे बंगाल की जो जनसंख्या थी वो लगभग 8.5 करोड़ थी, और 8.5 करोड़ में लगभग कहा जाता है कि 5.5 करोड़ पश्चिम बंगाल और 3 करोड़ जनसंख्या पूर्वी बंगाल में चली जा रही थी। और इस 5.5 करोड़ में देखा जाए तो हिंदुओं का याद रखेंगे, इसमें हिंदू बहुसंख्यक थे और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक थे। और ऐसा करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य मकसद यह था कि इस हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ा जाए, और इसी को लेकर के इस बंगाल को इस रूप में बांटा गया। तारीख यदि पूछ ले तो 16 अक्टूबर तैयार है हमारे लिए।
तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप लेफ्ट का भाग बना पश्चिम बंगाल और राइट भाग बन गया ईस्ट बंगाल। यही से जी के पूछता है कि जब पश्चिम बंगाल बनाया गया तो इसकी राजधानी किसे बनाई गई? तो इसकी राजधानी बनाई गई थी कोलकाता को, और जो पूर्वी बंगाल था इसकी राजधानी ढाका को बनाई गई। तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण सवाल निकलेगा आपका। बंगाल विभाजन किसने किया? तो याद रखना है लॉर्ड कर्जन के द्वारा ऐसा किया गया था 1905 में। अब बंगाल को ही लेकर के थोड़ी बात को आगे बढ़ाई जाए तो 5 से आगे बढ़ जाए तो 1911 याद रखिए। तो 1911 में दिल्ली दरबार लगेगा, और इस दिल्ली दरबार में जो ये बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, इसे रद्द किया जाएगा। तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। फिर आगे बढ़ा जाए तो साल आएगा 1947 का। 1947 में पुनः देखा जाए तो जब देश आजाद हुआ उस वक्त जो वेस्ट बंगाल का भाग था यह चलाया भारत में, और जो ईस्ट बंगाल का भाग था यह चला गया पाकिस्तान में, और नाम दिया गया यह वेस्ट बंगाल ही रहा और भारत में शामिल हो गया, और ईस्ट बंगाल का नाम पड़ गया पूर्वी पाकिस्तान। तो सवाल है कि पहले पूरा बंगाल था, उस बंगाल को पश्चिम और पूर्वी बंगाल में बांटा गया। 1911 में इसे रद्द किया गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पूर्वी बंगाल का ही नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। तारीख तो याद ही है 14 अगस्त होगा। और यदि पूछे तो एक और घटना बढ़ा दे 1971। तो 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होगा तो पुनः यह संरचना और बदल जाएगा, और यह वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल ही रहेगा, और जो ईस्ट पाकिस्तान था अब यही ईस्ट पाकिस्तान जो होगा वो बांग्लादेश के रूप में आगे आएगा, बांग्लादेश के रूप में आगे आएगा। यूरोप का भारत, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ रहा है। चल ठीक है, एडजस्ट कर ले रहे हैं इसको। चल 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, एक पश्चिम बंगाल और दाई वाले हिस्से को कहा गया पूर्वी बंगाल। जो पश्चिम बंगाल था वह हिंदू बहुल था, और जो पूर्वी बंगाल था यह मुस्लिम बहुल था। जनसंख्या 8 करोड़, उस वक्त लगभग पूरे देश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ के आसपास थी, और उसमें से बंगाल की जनसंख्या केवल 8.5 करोड़। आप देखिए तो यह कोलकाता इसकी राजधानी हो गई, और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका हो गई। फिर 5 के 6 साल बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, तो जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और राजधानी कही गई कि अब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। जब देश आजाद हुआ तो पूर्वी बंगाल का इलाका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, और जब 1971 का युद्ध हुआ तो 71 के युद्ध में ही पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का पूर्ण नाम पूछे तो पूर्वी पाकिस्तान करना है, और यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखेंगे, 16 दिसंबर के दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था, 16 दिसंबर। तो यहां देखें बंगाल विभाजन में 16 अक्टूबर है, और बांग्लादेश में 16 दिसंबर का दिन आएगा। अब इस बंगाल विभाजन में एक नारा दिया गया था, याद रखेंगे, उस नारा का नाम था अमार सोनार बांग्ला। तो ये अमार सोनार बांग्ला याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को लिखा था। तो बंगाल विभाजन में रविंद्रनाथ टैगोर का 2 योगदान, एक रक्षाबंधन का त्योहार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दूसरी प्रमुख घटना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही एक अमार सोनार बांग्ला गीत लिखी थी इसी बंगाल विभाजन के वक्त। और इसमें याद रखें कि इसका मतलब अमार का मतलब होता है हमारा, सोनार मतलब सोना, और बांग्ला मतलब बंगाल, अर्थात जो हमारा बंगाल है वो सोना है। और इसी गीत को जब बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश के बनने के अगले साल 1972 में याद रखिए आप
कि 1972 में इसी को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान बना लिया और इसकी जो 10 प्रारंभिक पंक्तियां हैं उसी को बांग्लादेश में से राष्ट्रगान के तौर पर माना जाता है। इसकी दूसरी लाइन है कि अमार सोनार बांग्ला, अर्थात हमारा सोने जैसा बंगाल, आमी तुम्हारे भालोबासी, अर्थात हमारा सोने जैसा बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसी गीत को बांग्लादेश में राष्ट्रगान के तौर पर 1972 में अपना लिया गया। तो यह बंगाल विभाजन से लेकर बांग्लादेश तक का घटना का क्रम होगा। तो 1905 में एक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 2 घटना, एक रक्षाबंधन का त्योहार और एक अमर सोनार बांग्ला। दूसरा, इसी में एक नाम और आता है बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा याद रखेंगे एक पुस्तक लिखी गई थी आनंद मठ। वर्ष को लेकर काफी डाउट है, फिर यह सब माना जाता है कि यह 1882 में यह पुस्तक लिखी गई थी, 1882 में। और इसी पुस्तक में एक नारा था, वंदे मातरम। यहां याद रखिए, बहुत इस बात को लेकर बहुत विवाद हुआ था कि यह वंदे मातरम है या वंदे मातरम है। यदि हो तो आप कमेंट करके बताएं कि इसे वंदे मातरम कहा जाता है या वंदे मातरम कहा जाता है, इसे कमेंट करके बताया। तो आनंद मठ नामक पुस्तक में ही यह नारा था वंदे मातरम, और यह नारा बंगाल विभाजन के समय काफी लोकप्रिय हुआ था। इतना लोकप्रिय हुआ कि अंग्रेजों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि लोग इसे नहीं गाएंगे वंदे मातरम को। तो किस पुस्तक में यह छपा था? आनंद मठ में। और इसी आनंद मठ नामक पुस्तक में एक जीके और याद करें कि सन्यासी विद्रोह, भारत का पहला विद्रोह माना जाता है इसे सन्यासी विद्रोह को। तो सन्यासी विद्रोह भारत में, सन्यासी विद्रोह की चर्चा किस पुस्तक में है पूछे तो आपको जवाब देना है आनंद मठ में। चलिए, तो बंगाल विभाजन इस प्रकार से 1905 में बांटने का मुख्य मकसद स्पष्ट हो गया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव करना था। तो यह 5 की घटना हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, नीचे की घटना को साफ किया जाएगा। अब 1905 में गौर करें, ऊपर बंगाल का विभाजन किया गया। यह सब कब हुआ? तो जुलाई या अक्टूबर में इसको लागू कर दिया गया था, याद रखें। उस वक्त लॉर्ड कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। अब 1905 में नीचे ही घटना कनेक्ट करेंगे तो अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी। तो यहां से जगह लिखा जा रहा है आपके सामने, बनारस। अर्थात 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था? बनारस में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। इस 2 चीजों को समझे। अर्थात बंगाल विभाजन जब किया गया तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? बनारस में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अब गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर सवाल याद होगा तो गांधी के राजनीतिक गुरु यह माने जाते हैं और इन्हें नरम दल का मुख्य नेता माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। अब गोखले से एक जी की और याद रखेंगे कि बंगाल जब बांटा गया था तो चूंकि कांग्रेस की बैठक प्राय दिसंबर माह में होती है, तो जब इसकी बैठक दिसंबर माह में हो रही थी 1905 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के इस बंगाल विभाजन को काफी खराब बोला और लॉर्ड कर्जन की तुलना, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लॉर्ड कर्जन की तुलना किसी एक व्यक्ति से की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि यदि हम भारत के इतिहास में कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढे जो लॉर्ड कर्जन के समतुल्य हो तो उस एग्जाम्पल में एक व्यक्ति का नाम इन्होंने सुझाया था। और यही से जी के बनता है कि लॉर्ड कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने किससे की थी। यदि आपको पता हो तो आप जवाब देके बताएं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की थी।
तो 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हो गया। चलिए अब यह याद होगा, तो 1885 से 1905 यह उदारवाद का दौर है, और उदारवाद के दौर में 1905 में से अब यहां से उग्रवाद कहा जाए या गर्म दल का बोलबाला आएगा। तो 1905 में जब कर्जन के द्वारा बंगाल को बांट दिया गया था, रुक्मिणी कुमारी का सही है, गीतांजलि सही बोले, अमन कुमार 1905 में इंडिया सर्वेंट, ठीक है। उन सारी घटनाओं को भी ऐड किया जाएगा बाद में, पहले मुख्य मुद्दे पे पहुंचते हैं हम लोग। तो आपका सवाल फिलहाल भी है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कर्जन की तुलना किससे की गई थी, आप बताएं। अब 1905 का अधिवेशन हो चुका था। इस अधिवेशन में जो बाल गंगाधर तिलक थे वह नरम दल के राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काफी विरोध कर रहे थे, और इनका कहना था कि जिस पर आपका काफी विश्वास था कि अंग्रेजों से कोई न्यायप्रिय हो ही नहीं सकता है, उस अंग्रेज ने भारत की सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो जब इसकी बैठक अब अगले साल याद रखें 1906 आता है, और कांग्रेस की अब अगली बैठक होगी तो बनारस के बाद आप आगे बढ़ जाए 1906 आएगा कोलकाता। अब घटनाओं को लिंक करेंगे तो बंगाल विभाजन इसलिए किया गया ताकि जो हिंदू और मुस्लिम एकता है, इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जा सके, इसलिए लॉर्ड कर्जन का प्रयास रहा। अब बनारस के बाद ध्यान देखें तो 5 में बंगाल बांटा, और जब 6 की बैठक हुई, यह बैठक कोलकाता में हो रही थी, और इस बैठक में चूंकि 1905 में यह स्पष्ट हो गया था कि अब नरम दल के विरोध में गर्म दल आ चुके थे, और गर्म दल वालों का यह मानना था कि उनके तरफ से ही कोई अब एक अध्यक्ष हो, और इस नरम दल वाले नहीं चाहते थे कि कोई भी गर्म दल से इसकी अध्यक्षता करे। तब मामला बिगड़ता देख 1906 में याद रखेंगे कि उस वक्त एक नाम था DBN, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी उस वक्त इंग्लैंड में थे, तो इन्हें इंग्लैंड से इंडिया बुलाया गया, इसलिए कि चूंकि उस वक्त सबसे बुजुर्ग थे तो इनकी बात नरम दल वाले भी मानेंगे और इनकी बात गर्म दल वाले भी मानेंगे। तो जब कोलकाता में अधिवेशन हुआ तो अध्यक्षता के पद को लेकर जब विवाद हुआ तो गर्म दल वाले इनके नाम के ऊपर सहमत हो गए कि ठीक है, अध्यक्षता हमारे तरफ से कोई नहीं करेगा, लेकिन हमारी एक मांग होगी जिसे आपको अपने सम्मेलन में रखना होगा। तो मांग क्या? तो यही से पहली बार याद रखेंगे एक वर्ड आएगा स्वराज, और ये याद रखें कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक स्वराज शब्द कहीं भी इसकी मुख्य मांगों में शामिल नहीं था। तो कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की तरफ से स्वराज शब्द की डिमांड पहली बार रखी गई, और इस प्रकार से अध्यक्ष बनकर के नरम दल वाले भी खुश हो गए और स्वराज की मांग रखकर गर्म दल वाले भी खुश हो गए, और यह सम्मेलन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया 1906 का। अब नेक्स्ट, अब स्वराज पर कुछ जीके आप यहां याद रख लेंगे। सवाल पूछता है कि स्वराज शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो पहले कमेंट करके बताएं कि स्वराज शब्द किसके द्वारा दिया गया था, फिर इसके ऊपर जीके आगे बढ़ाया जाएगा स्वराज को लेकर आगे। अब 1906 के बाद 1907 में आते हैं, तो अब कोलकाता के बाद याद रखेंगे तो अब होगा सूरत। तो कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहां हुआ था? सूरत में हुआ था। 5 वाला बनारस गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष, 6 वाला कोलकाता दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष, और 7 वाला बैठक एक्चुअल में नागपुर में होना था, लेकिन उदारवादी में से एक नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले का भी, और एक आता है दिनसा वाचा, और एक थे फिरोज शाह मेहता। यह नागपुर से अधिवेशन को इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया कहां पर? सूरत। और नाम पता होगा, एक बार पूछ भी दिया गया था कि किस नदी के तट पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो ट्रिकी सवाल था, अर्थात पूछा यह गया कि सूरत किस नदी के तट पर है, तो स्पष्ट है कि सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो 7 का जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, अब इसका अध्यक्षता कौन करेगा? चूंकि 6 में तो मामला अध्यक्ष को लेकर निपट गया था, और इस वक्त अब गर्म दल वाले चाह रहे थे कि नहीं हमारा कोई अध्यक्ष हो,
तो इसमें नाम आ रहा था बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक साहब नहीं चाहते थे कि चूंकि हम अध्यक्ष बन जाएं और मामला बिगड़े, तो तिलक साहब ने अपनी तरफ से लाला लाजपत राय का नाम सुझाव दिया कि सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय अध्यक्षता करें। और नरम दल वाले नहीं चाहते थे कि अध्यक्षता कोई भी गरम दल वाला करे। चलिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सही है। अमन कुमार चौरसिया, फूल कुमार दास ठीक है। अमन कुमार चौरसिया का है बीजीटी। स्वराज शब्द किसने दिया था? सवाल है कि स्वराज शब्द किसने दिया था। प्रश्न के ऊपर ध्यान दें आप लोग। रुक्मिणी का आंसर सही है, सैंकी का भी आंसर सही आ रहा है। चलिए अब है तो सूरत में याद रखें कि अध्यक्षता के पद को लेकर के मामला बिगड़ा था, तो तिलक ने अपना नाम पीछे कर लिया, लाला लाजपत राय का नाम सुझाव किया। अब लाला लाजपत राय नहीं चाह रहे थे किसी झगड़े में पड़े, तो उन्होंने भी अपना नाम खुद से वापस किया और हट गए। तो जब दोनों ने अपना नाम वापस कर लिया, तो अंततः याद करेंगे यहाँ पर एक नाम आएगा। और यदि किसी को नाम पता हो तो सूरत के अधिवेशन का अध्यक्ष बताएंगे यहाँ पर आप लोग, कि इसी अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हुआ ही था। तो जो भी यहाँ अध्यक्ष बनेगा याद करें। अब एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा कि कोलकाता का जो अधिवेशन हो रहा था, तो दादा भाई नौरोजी को सोनी कुमारी तिलक साहब। चलिए, जवाब अभी भी नहीं आ रहा है कि स्वराज शब्द किसके द्वारा दिया गया। आइए तो सूरत अधिवेशन अध्यक्ष के पद को लेकर के मुख्य मामला बिगड़ा। अब 6 का एक घटना याद रखें कि कोलकाता का जब अधिवेशन हो रहा था, तो इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की तबीयत इतनी खराब थी। दलाई लामा जी का आंसर आ रहा है, रास बिहारी। अच्छा ठीक है, आपका आंसर अभी अध्यक्ष पद को लेकर के आ रहा है। ठीक है, रास बिहारी बोस, सॉरी बोस नहीं, ये घोष है, रास बिहारी घोष। काफी आप लोग का। चलिए, अंजलि का भी आ रहा है, सोनी कुमारी का भी कुछ आंसर आ रहा है। देखा जाए किसका आंसर सही होता है। आप लोग जवाब दें कि स्वराज शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की तबीयत इतनी खराब थी कि अध्यक्षीय भाषण के तौर पर कहा जाता है कि इनके एक निजी सचिव के तौर पर एक नाम याद रखेंगे। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने निजी सचिव के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सजेस्ट किया था। लाइट कट जाने से थोड़ी असुविधा है। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी ने अपने निजी सचिव के तौर पर इनका जो अध्यक्षीय भाषण था वह जिन्ना के द्वारा पढ़ा गया था। याद रखिए आप लोग। नहीं, अब सूरत 1907 का जो सूरत का अधिवेशन हो रहा था, तो रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता पे आए। जब घोष अध्यक्ष बन गए, तो मंच पर याद रखेंगे कि बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक मंच पर चढ़े कि कुछ अपने बातों को रखने के लिए मंच पर चढ़ गए बाल गंगाधर तिलक। और जब ये मंच पर चढ़े, तो इनकी बातों को सुनने को कोई तैयार नहीं होता, नरम दल वाले। और इसी बात को लेकर के इतना विवाद हुआ कि कहा जाता है 24 और 26 याद रखिए कि 24 दिसंबर को बैठक प्रारंभ हुई थी, और केवल 2 दिनों के बाद चूंकि मामला इतना बिगड़ गया कि लोग एक दूसरे के ऊपर कुर्सी, जूता, चप्पल या जो भी वहां कुछ मिल रहा था वो एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे थे। और मामला इतना बिगड़ गया कि केवल 2 दिनों के बाद 26 दिसंबर को ही 7 का आंसर सही है। बल्लू का भी कुछ आंसर आ रहा है। रवि भूषण जी करे सर आपको सैल्यूट है। अरे नहीं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो रविन्द्रनाथ रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। अब मंच पर चढ़ा कौन? तो बाल गंगाधर तिलक मंच पर चढ़ गए। और जब बाल गंगाधर तिलक मंच पर चढ़े कुछ बोलने के लिए, तो लोग बेबाकू हो गए और एक दूसरे के ऊपर लाठी, डंडा, जूता, चप्पल। क्योंकि इसका जिक्र जो है, एक नाम आप याद रखेंगे,
जिन्हें कि लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एनी बेसेंट का नाम याद रखिए आप लोग कि एनी बेसेंट ने ही अपनी घटना में बोला है कि इस पूरी घटनाक्रम का जिक्र किया है। तो 24 दिसंबर को बैठक हुई और केवल 2 दिनों के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया और कहा गया ऐसी नौबत आ गई थी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पुलिस को बुलाकर भवन को खाली कराना पड़ा था। लोग ऐसे बेवकूफ हो चुके थे और जब पुलिस आकर के लोगों को भवन से खाली कराई तो अगले साल 1908 में 1908 ईस्वी में जो नरम दल वाले थे उन लोगों ने एक ऐसा नियम बनाया कि ताकि गरम दल वाले कांग्रेस में शामिल ही नहीं हो सके। और यही सूरत में याद रखें, इसी विवाद को लेकर के इसी सूरत से कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी और एक का नाम था नरम दल और एक का नाम हो गया गरम दल। और 1908 में नरम दल वालों ने ऐसा नियम ही बना दिया कि गरम दल वाले कोई इसका अध्यक्ष ही नहीं बन सके। तो ऐसा माना जाता है कि 1908 के बाद से लगभग कांग्रेस के ऊपर नरम दल वालों का वर्चस्व हो गया। अब 1908 को आप याद रखेंगे, घटनाओं को बिल्कुल लिंक करते हुए देखिए, 5 ऊपर बंगाल का विभाजन प्लस सारी घटनाओं का जिक्र हुआ। इसी 5 में ये अक्टूबर के महीने में विभाजन हो रहा है और नवंबर और अगला मंथ आएगा दिसंबर। तो दिसंबर के महीने में बनारस में यह अधिवेशन हुआ। फिर 6 में आप देखेंगे तो कोलकाता में कांग्रेस की बैठक होगी और इस बैठक में स्वराज की मांग नौरोजी द्वारा किया जाएगा। अब स्वराज को लेकर के जवाब दिया जाए तो जो स्वराज शब्द दिया गया था ये याद रखेंगे आप लोग, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द दिया गया था। और इसके ऊपर 5 या 6 सवाल मात्र आप याद रख ले। पहला, स्वराज शब्द किसके द्वारा दिया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। दूसरा, स्वराज विधेयक किसके द्वारा लाया गया? इसी में आप लोग का जवाब बाल गंगाधर तिलक आ रहा था। तो स्वराज शब्द पूछे तो दयानंद सरस्वती। स्वराज विधेयक किसके द्वारा लाया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया। अब पूछे स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब की गई? 1906 में। किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। फिर पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी 1929 में। और लास्ट सवाल है स्वराज के ऊपर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा फेमस ही रहा है, हम सब जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था। अब आपके लिए पुनः एक सवाल तैयार है कि बाल गंगाधर तिलक ने जब यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो यह नारा कब दिया गया था? आपका यही सवाल बनता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सूरत के अधिवेशन में 2 गुट में यह बढ़ गई। अब सूरत विभाजन के जस्ट अगले साल 1908 में आप याद रखेंगे कि यहाँ 1908 आपका तैयार है तो ऊपर ही लिया जाए को 6 साल का जेल होगा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो 8 6 14 यानी 6 साल तक ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो कहां मिलेंगे? तो यह मिलेंगे बर्मा में आपको। ये बर्मा वही है जिसे आज म्यांमार के नाम से हम जानते हैं। और इस बर्मा में एक जेल है मांडले। इसी मांडले जेल में इन्हें बंद कर दिया गया और जेल में भी ये शांत नहीं बैठे थे बाल गंगाधर तिलक, और वहां भी बैठे बैठे 2 पुस्तक लिख डाली और उस पर जीके बन बैठा। तो इसे जेल का गया था। तो इसी बम कांड में इनको अगस्त के महीने में फांसी दिया जाएगा 1908 में। और बम जो फेंका गया था 30 अप्रैल के दिन, तो उसी के जस्ट 1 या 2 दिन के बाद याद रखेंगे कि प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेंगे। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की मृत्यु का साल 1908 होगा। पुनः 5 में बंगाल का विभाजन, नीचे बनारस। अब इस 3 अधिवेशन को याद करने का एक ट्रिक बनता है। तो बनारस का ब ले लिया जाए, कोलकाता का क लिया जाए और सूरत का स ले लिया जाए। तो ट्रिक क्या बना हमारा?
बकस बकस। हम लोग आपस में बातचीत करने के दौरान बोलते हैं ना कि भाई बहुत हो गया, अब हमें बकस दो। तो याद ऐसे ही रखना है कि लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल को बांटा तो कांग्रेस ने क्या बोला कि अब हमें बकस दो। बकस मतलब ब से बनारस, क से कोलकाता और स से सूरत। कब कब होगा? 5, 6 और 7। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और रासबिहारी घोष। अब आते हैं इस पार्ट को आप देख लें। अब यहां से कुछ बातें निकलेंगी। अब बंगाल क्यों बांटा गया? तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। अब जब 6 आया तो 6 में नीचे क्या हो रहा है? तो कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस का कोलकाता का अधिवेशन स्वराज की मांग। अब जैसे और 6 में लीग का गठन, नीचे आते हैं तो कोलकाता का अधिवेशन। अब यह कोलकाता याद होगा आपको, तो यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है उस वक्त। और यह मुस्लिम लीग कहां बनता है? ढाका। और बता दिया गया था कि जब बंगाल को बांटा गया था 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता, पूर्वी की राजधानी ढाका। तो 6 में एक बंगाल के पश्चिमी इलाके में कांग्रेस का अधिवेशन, और उसी 6 में पूर्वी भाग ढाका में याद रखेंगे तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और एक थे आगा खां, इनके द्वारा मुस्लिम लीग बना डाली जाएगी 6 में। अब देखिए कांग्रेस ने जिस पर्पस से बंगाल को बांटा, अगले साल यानी 5 में बंगाल का विभाजन, 6 में कांग्रेस का विभाजन, इस आधार पर कि कांग्रेस से मुस्लिम अलग हो गए और हिंदू अलग हो गए, तो ये बची हुई कांग्रेस हो गई। और मुस्लिम लीग का याद रखिए, डेट यदि पूछे तो 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग का गठन हुआ और दिसंबर महीने में ही यह बैठक हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं तो जो बची हुई कांग्रेस है वह यहां बट जाती है 7 में, अर्थात 5 में बंगाल का बटना, 6 में कांग्रेस का हिंदू और मुस्लिम में बटना, और 7 में जो बची हुई कांग्रेस है उसका 2 भागों में गरम दल और नरम दल में बटना। अर्थात एकता को आसानी से तोड़ दिया लॉर्ड कर्जन ने एक घटना के सहारे, बंगाल विभाजन के सहारे। अब 1908 में कुछ प्रमुख घटना क्या था? तो तिलक को जेल और खुदीराम बोस को फांसी। अब 9 आते हैं और यही इसी मुद्दे के पास, इसी 9 पर पहुंचने के लिए पॉलिटी में इतने इतिहास को करेक्ट किया गया। तो 1909 का एक एक्ट आएगा जिसका नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। और पॉलिटी में मुख्यतः यही पढ़ना था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। मार्ले कौन? तो उस वक्त के भारत सचिव का नाम था मार्ले। और मिंटो कौन? तो उस वक्त के वायसराय का नाम था मिंटो। तो 1909 में वर्तमान भारत सचिव मार्ले और वर्तमान वायसराय मिंटो द्वितीय के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई और इसीलिए इसे नाम दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार। अब यहां से सवाल यह बनेगा कि मिंटो साहब आखिर में वायसराय बने कब थे? तो मिंटो का कार्यकाल हम पढ़ चुके हैं कि मिंटो साहब का जो कार्यकाल था वह था 1905 से 1910। ये मिंटो साहब का कार्यकाल है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो बंगाल विभाजन है, यहां से लेकर, इस बंगाल विभाजन से लेकर और ये 10 का जो घटना लिखा गया है, इस 5 से 10 के बीच में जितनी भी घटनाओं का जिक्र किया गया, इन सारी घटनाओं के समय पूछे आपसे कि भारत का वायसराय कौन, तो आपका जवाब आसानी से मिल जाएगा। कौन? मिंटो द्वितीय। अर्थात यहां पे नाम एक आ गया मिंटो सेकेंड। यदि आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन के वक्त कौन, तो लॉर्ड कर्जन बोलना है। अब मंथ की बात की जाए तो मंथ आसानी से याद कर सकते हैं कि 16 अक्टूबर को बंगाल बांटा गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि अक्टूबर तक तो कर्जन रहा। तो अक्टूबर से जस्ट आगे जाएंगे तो नवंबर का महीना आता है। बस यही से हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा कि नवंबर 1905
ये मिनटों के आने का महीना होगा। और नवंबर 1905 से आसान है याद रखना, नवंबर 1910 तक मिनटों रहेंगे। तो यदि आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय का नाम मिंटो द्वितीय, कोलकाता में जब स्वराज की मांग की गई थी उस वक्त पूछे वायसराय का नाम मिंटो द्वितीय, कांग्रेस के विभाजन के समय वायसराय का नाम मिंटो द्वितीय, बाल गंगाधर तिलक को जब जेल दिया गया या खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई या मुजफ्फरपुर में जब बम फेंका गया वायसराय कौन, मिंटो द्वितीय। और 1909 का जो अधिनियम लाया गया था उस वक्त वायसराय कौन, तो मिंटो द्वितीय। तो इसी को कहा जाता है लिंक कर करके घटनाओं को याद रखना। अब ये 1909 का जो अधिनियम पढ़ा जाएगा, अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या, तो आप समझिए। करजन बंगाल बांटा था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, और इस 9 के अधिनियम में यही किया गया। क्या, एक वर्ड आता है सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर यह कहा कि इंडिया में अब जो भी चुनाव होगा उस चुनाव में मुस्लिमों के लिए चुनाव अलग से कराए जाएंगे और जितने भी अन्य संप्रदाय के लोग रहेंगे उनका चुनाव अलग होगा। अब जरा घटनाओं को देखिए, तो 5 में बंगाल बांटा गया हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए, 6 में टूट भी गए, हिंदू कांग्रेस में रह गए और मुस्लिम लीग बन गई, 7 में बची कुची कांग्रेस टूट गई। अब जाकर के 1909 में इस मुस्लिमों के लिए जब अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया अंग्रेजों ने, तो यहाँ पर हमारी एकता को और भी इसने तोड़ दिया। और इसी को कहा जाता है कि 1909 का जो अधिनियम है, सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान का बीजारोपण, यदि आपसे पूछे कि पाकिस्तान का बीजारोपण किस अधिनियम में किया गया था, तो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में ही किया गया था। यदि पूछे कि पाकिस्तान का बीजारोपण किस घटना में किया गया था, तो बंगाल विभाजन में किया गया था। तो इस प्रकार से 1905 से 1910 के बीच में 5 सालों का जो कार्यकाल था, ये मिंटो द्वितीय का कार्यकाल रहा। और जितनी भी घटनाओं की चर्चा अब तक की गई, इन सारी चर्चा में 2 लॉर्ड का नाम आता है, एक करजन और एक मिंटो द्वितीय। और करजन का कार्यकाल याद होगा 1899 से 1905, जनवरी 1899 से नवंबर 1905 तक करजन, और नवंबर 1905 से नवंबर 1910 तक मिंटो द्वितीय। तो इस प्रकार से आज के क्लास के सहारे हमारा मुख्य मकसद यही था कि एक वर्ड देना आपको कि लिंक कैसे किया जाए। हमारा हिस्ट्री ऑफ द डे है, ये हम जो भी पढ़ते हैं उन चीजों को या तो ईयर को लेकर या तो किसी इवेंट या घटना को लेकर आप उसे कनेक्ट करना सीखे। क्योंकि हम प्रत्येक दिन मेरे द्वारा 10 जीके, 10 इंग्लिश का प्रश्न और सोमवार से आप लोगों के लिए इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फेसबुक पेज से 10 प्रश्नों का एक एमसीक्यू टेस्ट चालू किया जा रहा है। प्रत्येक दिन आपको 10 प्रश्न दिया जाएगा जिस पर कि ऑप्शन भी मिलेगा। आपको मॉर्निंग में क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा और शाम में इसका आपको आंसर मिलेगा। तो इसके सहारे जो मेरा प्रयास है कि लॉकडाउन में यदि हम घर बैठे हुए भी हैं, तो घर बैठे भी जितना हो सके मेरे द्वारा पूरा प्रयास है कि आपको पढ़ा दिया जाए। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा तो जितने भी परीक्षाएं पेंडिंग है उन सारी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो हमारे पास वक्त नहीं बचेगा कि तैयारी किया जा सके। तो लॉकडाउन के टूटने के पहले इतना तैयार हो जाए कि जो भी परीक्षाएं हुए हम उसे फेस कर सके। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। सबक है।